नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के लखुर्री गांव के ऐतिहासिक पचरीहा तालाब में मनरेगा के तहत गहरीकरण कार्य के दौरान प्राचीन मूर्ति मिली, जिसे ग्रामीणों ने पूजा करने के बाद गांव के महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षित रखा। जिला प्रशासन के अधिकारियों को प्राचीन मूर्ति मिलने की सूचना दे दी गई है। नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावरों में आगजनी करते हुए बैनर पोस्टर चस्पा किए, जिसमें पद्मश्री से सम्मानित वैधराज हेमचंद्र मांझी को आमदई निक्को जायसवाल कारपोर्टर को दलाल बताते हुए विरोध करने की बात लिखी गई। मामला नारायणपुर जिले के छोटे डेगोर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चमेली और गौरडंड में लगे हुए मोबाइल टावरों को नक्सलियों ने आग लगाई है। तो वहीं घटनास्थल पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर भी चस्पा किए हैं, जिसमें छोटे डोंगर के वैधराज हेमचंद्र मांझी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नगर पालिका डोंगरगढ़ में अध्यक्ष के खिलाफ हुआ अविश्वास प्रस्ताव जारी। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम के खिलाफ 14 पार्षदों ने लाया अविश्वास प्रस्ताव। भारी भ्रष्टाचार और कमीशन का लगाया आरोप। नगर पालिका उपाध्यक्ष और निर्दलीय पार्षद ने अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन दिया है। बेमेतरा के बोरसी में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में अब राजनीति भी होने लगी है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक मृतकों की संख्या सरकार जारी नहीं कर पाई है। घटना के 24 घंटे बीतने के बाद भी दोषियों पर एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने घटना के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में मापदंड का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए थी। बैज ने कहा कि सरकार शोक संवेदना व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दीपक बैज ने घटना में मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख और घायलों को 10-10 लाख देने की मांग सरकार से की है। कल सवेरे सवेरे बेमेतरा के बोरसी में बारूद फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। दुखद घटना है। श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित किए और उस परिवार को दुख की घड़ी में पूरे छत्तीसगढ़ उनके साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन सवाल है, आखिर सरकार आज तक अभी तक कल 24 घंटा, आज लगभग 12 घंटे बीत रहे हैं। सरकार अभी तक मौत के आंकड़े क्यों जारी नहीं कर पाई? सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है? जवाब देना चाहिए। आज तक जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? अब तक हो जाना चाहिए एफआईआर दर्ज। सरकार किसको बचाना चाह रही है? परिजन परेशान है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार अभी तक इसमें ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ इस घटना के लिए, इतनी बड़ी घटना के लिए सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। जो अगर सरकार सचेत रहती, नियमित मानक मापदंडों का अगर पालन करती, परीक्षण करती, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन इतना बड़ी घटना हुई, सरकार को खबर तक नहीं है। और लगातार मतलब छत्तीसगढ़ में लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से छत्तीसगढ़ में हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हादसे रोकने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ आए टीवी में और व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर में शोक संवेदना व्यक्त कर दे। सरकार सिर्फ वही। रविवार को कोतवाली थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि लोडिंग ई रिक्शा के चालक के साथ एक मैजिक वाहन चालक द्वारा मारपीट की गई और जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया। इसको लेकर हमारी मांग है कि उस पर SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की जाए। लोडिंग ई रिक्शा के चालक अरुण चौहान के साथ सवारी बिठाने को लेकर मैजिक वाहन चालक द्वारा जान से मारने की धमकी और मारपीट की गई। इसको लेकर पुलिस के प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगाया। उसी के चलते बजरंग दल कोतवाली थाने पहुंचा।
अब यहाँ सिटी कोतवाली पहुँचे, क्या कुछ कारण है? सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सर के पास। हमने क्या बोलते उसको, क्या हुआ था आपके साथ? सर मेरे साथ यूँ हुआ था, एक मैजिक चालक है, पंप चौराहे है, उज्जैन चौराहे पे, यहाँ से मैं गुजर रहा था। मैजिक चालक का नाम है अल्फेज घोसी और मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैजिक चालक ने मेरे को गुजरते हुए गाली दी। मैंने सवारी नहीं उठाई, गाड़ी मेरी पूरी खाली थी और उसने साइड में लगा के मेरे से मारा कुटी करी उतर के। कहाँ की घटना है ये सर ये यहाँ की उज्जैन चौराहे की। कितने दिन पहले? कल की है 4:30 बजे की। और जाति सूचक शब्द वर्ड से उसने वो गाली गलौज करी और उल्टी सीधी बात करी। बोले अगर जिस रोड पे दिखा तो जान से ख़त्म कर दूँगा, नहीं इस रोड पे गाड़ी नहीं चलाएगा। आपका नाम? मेरा नाम अरुण चौहान, पिता का नाम। लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरी 7वें चरण का मतदान होना भी बाकी है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन विभाग के 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। मंदसौर में मतगणना के मौके पर एक बार फिर अनूठा प्रयोग होने जा रहा है। बता दें कि संसदीय क्षेत्र में पिंक काउंटिंग होगी, यानी वोटों की गिनती का जिम्मा पूरी तरह से महिलाएं ही संभालेंगी। ईवीएम से लेकर डाक मतपत्रों तक की काउंटिंग की ड्यूटी में रिजर्व स्टाफ समेत 400 महिलाओं के नाम तय किए जा चुके हैं और अब सभी महिला कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। देश के बड़े चुनाव में महिलाओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद महिला कर्मचारियों ने भी खुशी जाहिर की है। संसदीय क्षेत्र के चुनाव अधिकारी व मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने ये नवाचार कराते हुए महिलाओं की सूची तैयार करवाई है। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन जो 13 तारीख को हुआ है उसकी मतगणना आगामी 4 जून को होने वाली है। उसी संबंध में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एज ए सुपरवाइजर ईवीएम के लिए। क्या प्राउड फील कर रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है आपको? मुझे और हम सभी महिलाओं को बहुत गर्व है कि आज हम पे विश्वास दिखाया जा रहा है और मंदसौर जिले में पिंक काउंटिंग करवाई जा रही है, जिससे मंदसौर का ही नहीं हमारे राज्य का और पूरे देश का गर्व महसूस करेगा। विधानसभा टाइम में हमने ट्राई किया था कि महिलाओं को पिंक काउंटिंग कराई जाए और काफी सक्सेसफुल भी रहा था। महिलाओं ने काफी जो ऑफिसर्स ने और सभी एम्प्लॉयज ने काफी अच्छा काम भी किया था उसमें, तो एक्सपीरियंस है उन सभी के पास में, सभी उत्सुक भी हैं। तो मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि महिलाएं हों, बट हाँ एक कंस्टेंट हमारा जरूर है कि अब की बार टेबल्स ज्यादा है। हमारे 14 की जगह हमें 20 टेबल ली है, तो बेसिकली उससे काउंटिंग थोड़ी सी फास्ट भी होगी एंड देन राउंड्स कम होंगे सभी विधानसभाओं में। तो ट्राई कर रहे हैं कि हम जितना फास्ट हो सके उतना उस दिन कराएं। वो ट्रेनिंग के राउंड्स भी हमने बढ़ाए हैं ताकि हैंड्स ऑन भी प्रॉपर किया जा सके और सभी को ब्रीफिंग प्रॉपर की जा सके। किस तरह की ट्रेनिंग है, क्या सिखाया जा रहा है और कितनी महिला कर्मचारियों की जो इसमें पूरी ड्यूटी लगाई जाएगी? और ट्रेनिंग जैसा मैंने बताया, पोस्टल बैलेट की अलग ट्रेनिंग होती है, ईवीएम की अलग काउंटिंग की ट्रेनिंग होती है, ईटीपीबीएस की अलग होती है। अराउंड एम्प्लॉइज जो रहेंगे वो रहेंगे 400 के आसपास हमारे काउंटिंग में रहेंगे, जो काउंटिंग सुपरवाइजर है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, काउंटिंग असिस्टेंट है। देन जो मशीन्स को लाते हैं स्ट्रॉन्ग रूम से लेके काउंटिंग रूम तक वो रहते हैं अराउंड 15-20 सभी विधानसभा में वो रहते हैं। फोर्स रहती है, एआरओज रहते हैं, टेक्निकल टीम रहती है, मीडिया रहता है। तो प्रॉपर 1000 से ऊपर एम्प्लॉयज उस दिन इन्वॉल्व रहते हैं उस पूरी प्रोसेस में और सभी का अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। गर्मियों को देखते हुए गर्मी के लिए कूलर वगैरह की व्यवस्था कराई गई है, पानी पीने की प्रॉपर व्यवस्थाएं कराई गई है, तो एक अच्छा सा माहौल रहेगा। और खबरें और भी हैं, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंदौर की हीरानगर थाना पुलिस ने रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की एक कपड़ा फैक्ट्री में शटर का ताला तोड़कर चोरी करने वाली गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चांदी के बर्तन, 4 लाख रुपए नगद और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। हाँ, हीरानगर संभाग में पिछले हफ्ते पे 2 वारदातें हुई थी। उसमें से एक हीरानगर में वारदात हुई थी 19 मई को जो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है
उसके अंदर शटर उठा करके और अलमारी से लगभग 5 लाख रुपए, कुछ चांदी के आभूषण, कुछ कपड़े चोरी हुए थे। उस पर से हमारी टीम के द्वारा, जो टीम है उसके 3 पार्ट किए गए थे, उनके द्वारा 5 छात्र अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से जो मूल व्यक्ति है वो मिस्टर आदित्य है, एक आकाश है, एक मनीष है, एक यश है, एक अमित है। इन सभी लोगों के वजह कब्जे से नगद 4,02,000 रुपये जब्त किए गए हैं और अपराध में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। कुछ चांदी के आभूषण जो पूजा पाठ में रखे हुए थे वो जब्त किए गए हैं, कुछ शर्ट जब्त की गई हैं और इनको आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बेसिकली इनके द्वारा यहाँ से ये उज्जैन गए हुए हैं, वहाँ की भी सर्विलेंस से हमको कुछ फुटेज प्राप्त हुए थे, कुछ पैसे बांटने के भी फुटेज प्राप्त हुए थे। उसके बाद ये पुणे गए हैं, पुणे से मुंबई गए हैं, मुंबई से गोवा गए हुए हैं। हमारी टीम को एक यहाँ पे सर्विलेंस की टीम लगी हुई थी जो क्रमशः फॉलो करके हमारी एक टीम को वहाँ पे बताया जा रहा था, वो इनको फॉलो कर रही थी। लगभग हमारी टीम गोवा के होटल तक पहुँच गई थी, इनको कहीं से आभास हुआ तो ये वहाँ से भागे। फिर हमारी टीम ने इनका पीछा किया, किस ट्रेन से जा रहे हैं यहाँ की टीम को बताया और यहाँ पर स्टेशन में इनको। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बोरे में मिली वृद्ध महिला की लाश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वृद्ध महिला की बीमारी से मौत हुई थी, लेकिन उसके पति के पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं होने की वजह से उसने लाश को 3 दिन तक अपने घर में ही रखा, लेकिन बदबू आने पर उसने लाश को बोरे में डालकर घर से कुछ दूर फेंक दिया था। चंदन नगर क्षेत्र में एक गांव है बांक, वहां पर एक डेड बॉडी मिली थी जो कि एक थैले में थी। उसको निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उसके पश्चात आसपास क्षेत्र में तलाश की गई तो एक वहां से घटनास्थल से 150 मीटर की दूरी पर एक घर में पता चला कि स्मेल आ रही थी काफी। तो वहां पे जो रहवासियों से पूछा, उन्होंने जिसका व्यक्ति का नाम बताया वो मदन नामक व्यक्ति है जो लगभग 56 वर्ष की उम्र है। उसकी तलाश की गई और मोबाइल नंबर के आधार पर उसको बुला के पूछताछ की गई तो फिर उसने पूरा घटनाक्रम बताया कि ये दोनों उसकी पत्नी थी और इसका नाम शांति बाई था। दोनों साथ में ये रह रहे थे करीब 5-6 साल से यहीं पे, और बीमार थी वो काफी समय से, और बीमारी के दौरान उसकी डेथ हो गई थी 2 दिन पहले। ये व्यक्ति घबराहट में और समाज में किसी से संपर्क न होने के कारण, कोई रिश्तेदारी न होने के कारण इसने जो है उस डेड बॉडी को घर में रखे रखा, और जब स्मेल आने लगी पड़ोस वाले व्यक्ति ने इससे पूछताछ की तो फिर इसने उस दिन रात में करीब 2:30-3 बजे के आसपास घर से 150 मीटर दूर जाके डेड बॉडी को बोरे में डाल के और फेंक दिया था। पूछताछ में कोई ऐसा शंकास्पद मामला नहीं आया। शरीर में भी कोई चोट या किसी तरह हत्या किए जाने के कोई सबूत नहीं है। पोस्टमार्टम में भी जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है उनके अनुसार भी कोई अभी उसमें कोई इंजरी मार्क्स या किसी तरह की कोई इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। हत्या के कोई चिन्ह नहीं है, तो सिंपली मर्ग है। केवल आरोपी ये पति है उसका, महिला का, उसने इस डर से कि मेरे उसमें कोई वो चीज ना आ जाए कि किस कहाँ से क्या डेड बॉडी आई, उसने रात में अंधेरे में फेंक दिया। बीमारी काफी मल्टीपल उसको प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो लीवर में भी डैमेज था, खाना भी नहीं खा पा रही थी, हाथ पैर काफी कमजोर हो गए थे, एक पैर में भी रॉड डली हुई थी तो उसके कारण चल फिर नहीं पा रही थी। बिस्तर पे उसका सब कार्यक्रम चल रहा था, खाना वाना भी वो प्रॉपर नहीं। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में नए शिक्षा शास्त्र के साथ शुरू होने जा रही नई शिक्षा नीति पहले ही कई राज्यों में लग चुकी है और यूजीसी ग्रांट की पात्रता के लिए नई शिक्षा नीति को लागू करने में प्राथमिकता बढ़ती जा रही है। बस्तर विश्वविद्यालय समेत दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपतियों की समिति ने अपनी अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में सौंप दी है। आचार संहिता हटने के बाद विधिवत इसकी घोषणा की जाएगी। मुख्य रूप से इसमें विषयों के चयन को लेकर छात्रों के लिए फैसिलिटी, इंटर्नशिप और स्किल एबिलिटी को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सचिव उच्च शिक्षा के स्तर पर और आयुक्त उच्च शिक्षा
संचालनालय हम सभी के संज्ञान में है और ये भी निर्णय किया गया है कि जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ अतिथि शिक्षक रखे जाएं। राज्य सरकार ने अतिथि शिक्षक के रखने का एक प्रणाली भी विकसित कर ली है, वो भी एक पॉलिसी तैयार हो चुकी है। तो जहाँ शिक्षकों की कमी है वो राज्य सरकार उन कॉलेज के प्रिंसिपल को शिक्षक को नियुक्त करने का अधिकार भी दे रहे हैं। अब आने वाले समय में अगर छात्र किसी कॉलेज का हमारे विश्वविद्यालय में आकर के किसी कोर्स को करना चाहता है और मेरे पास अगर कक्षा में बिठाने का स्थान है तो हम उसको अपने यहाँ पढ़ने का अवसर भी देंगे। इसी तरह ऐसे महाविद्यालय जहाँ पर शिक्षकों की कमी है और वो कोर्स नहीं भी पढ़ा पा रहे हैं तो हमारे अन्य महाविद्यालय में वो जाके पढ़ भी सकेगा, ये भी हम लोग व्यवस्था करने वाले हैं। अगर उनको पढ़ने का मटेरियल नहीं मिल पा रहा है तो राज्य सरकार के स्तर पर यह भी निश्चित हुआ है कि शीघ्र ही उनको पढ़ने लायक सामग्री, इसको पठन सामग्री कहते हैं, उसका भी विकास किया जाए, उसको भी बनाया जाए। बस्तर विश्वविद्यालय को तो राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की अनुमति दी है और हम शीघ्र ही इस प्रक्रिया को प्रारंभ करके पूर्ण करने वाले हैं। शिक्षकों की जो महाविद्यालयों में कमी है, फिर भी मुझे संज्ञान है कि सभी, चाहे वो आयुक्त हैं या सचिव हैं, सभी इसके लिए गंभीर हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर चूंकि बजट जुड़ा हुआ है, फाइनेंस जुड़ा हुआ है, तो कब वो कितने पदों को रिलीज़ कर सकते हैं, तो सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति को देखने के बाद इस पर निर्णय करना पड़ता है। तो वित्त का भी निर्णय महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा विभाग तो सदैव कहता ही रहता है कि हमें भर्ती करने की अनुमति दीजिए, शिक्षक चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण परिणाम आने वाले हैं, तो ये कमी रह नहीं जाएगी जरूर। एक्सीलेंस डिफेंस मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने रविवार को इंदौर के कोठारी कॉलेज में एमपी कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित जोन स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में 3 गोल्ड सहित 11 मेडल जीते हैं। एमपी कराटे एसोसिएशन के सचिव विनय यादव के नेतृत्व में स्पर्धा आयोजित की गई। रविवार रात 9 बजे मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का खेल प्रेमियों और परिवारों के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत, सत्कार और अभिनंदन किया। हुआ गोल्डन चैंपियन कराटेशिप। इसके बाद मेरे बच्चे चुने गए। 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जबलपुर के लिए। 4 बच्चों ने गोल्ड जीता, 4 बच्चों ने सिल्वर जीता, बाकी बच्चों ने ब्रॉन्ज जीता। इसमें 12 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 6 बच्चों का चयन हुआ है, जो कि बच्चे जून में 9 जून को प्रस्थान करेंगे जबलपुर के लिए डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर। तैयारी की जा रही थी? ये 1 महीने से तैयारी की जा रही थी। 1 महीने की तैयारी के बच्चे हैं जो इतना अच्छा खेल के आए हैं, इतना अच्छा प्रदर्शन दिया है इन लोगों ने। आपका शुभ नाम? पूजा चौहान। मेरा नाम यशस्वी तिवारी है। कब से आप तैयारी कर रहे हैं कराटे की? कौन सिखा रहा है और किस तरीके से अब जीत कर आए, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 1 महीने में सीखा। मेरी कोच पूजा चौहान ने मुझे सिखाया है और अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरे कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आगे की क्या योजना है आप? आगे क्या बनना चाहती है? क्या मैं मेरी मैडम की तरह ही बनना चाहती हूँ हमेशा। अंबिकापुर में निजी स्कूलों की शिक्षिका के साथ नौकरी लगने और शादी करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया, जहां पीड़िता ने मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। दरअसल जशपुर जिले में रहने वाली पीड़िता ने शिकायत दर्ज कर बताया कि वो निजी स्कूलों में शिक्षिका के पद पर पदस्थ है। शिक्षिका के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत हुई, किस प्रकार शिकायत बताएंगे? थाना गांधीनगर क्षेत्र में एक अन्य जिले से एक प्रार्थी थाने में उपस्थित हुई थी, जिस पर से कि उसने बताया कि थाना गांधीनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा उसे नौकरी लगाने के नाम पे झांसा दिया गया, जिस पर कि साथ में उससे पूर्व से परिचित होने पर और शादी का झांसा भी उसके द्वारा उसको दिया गया था, जिस पर तत्काल संज्ञेय अपराध की सूचना प्रकट होने पर संबंधित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और संबंधित के विरुद्ध जांच विवेचना कार्रवाई